Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology Unit 7 Chapter number 1. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 7th यूनिट पर हम आ चुके हैं, जिसके अंदर अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाली ड्रग्स के बारे में कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पर काम करती हैं और किस तरीके से ये फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 7th यूनिट का चैप्टर नंबर 1, दैट इज ड्रग्स विच इज एक्टिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इसके अंदर फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकियो डायलेटर्स के बारे में। दैट मीन्स वो ड्रग जो कि क्या करेंगे, आपकी ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके, ठीक है, जो ब्रीथिंग है उसको ईजियर बनाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीथिंग होगी और प्रॉपर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो क्या समझते हैं हम यहाँ पर ब्रोंक्योडायलेटर से कि ब्रोंक्योडायलेटर्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके जो लंग्स है उसकी मसल्स को रिलैक्स करके यहाँ पर एयरवेज को पाथवे को वाइडर करती है, चौड़ा करती है। ठीक है, सो ब्रोंक्योडायलेटर्स आर द टाइप ऑफ मेडिकेशंस दैट मेक ब्रीदिंग easier by relaxing the muscles in the lungs and widening the airways और bronchi। ठीक है, ब्रोंक्योडायलेटर्स वो मेडिकेशंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, लंग्स की मसल्स को रिलैक्स करके ब्रीदिंग को ईजियर बनाती हैं और जो एयर पाथवेज होते हैं, आपके ब्रोंकाई होती है उसको वाइडर करती है, उसको वाइडर करके जो एयर सप्लाई है, ठीक है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है वो यहाँ पर प्रॉपर करती है। ठीक है, इस ब्रोंक्योडायलेटर्स को 3 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सो ब्रोंक्योडायलेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज द बीटा 2 sympathomimetics, second is the methylxanthines and third is the anticholinergics। फर्स्ट है आपकी बीटा 2 सिंपैथोमाइमेटिक्स, यानी वो ड्रग्स या एजेंट्स जो कि बीटा 2 रिसेप्टर पर बाइंड होकर के सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन देंगे, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की मिमिक्री करेंगे। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करेंगे, उनको बोलते हैं ब्रोंक्योडायलेटर्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं आपके वो है साल्ब्यूटामोल, टरब्यूटालिन, बमब्यूटेरोल, सालमेट्रोल एंड फॉर्ममेट्रोल। सेकेंड इज द मिथाइलजेंथीन्स। मिथाइलजेंथीन्स की बात करें तो इसके अंदर जो ड्रग्स आएंगी वो क्या करेंगे, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, मिथाइलजेंथीन, यानी कि उनकी केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर जेंथीन ग्रुप पाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मिथाइल जेंथीन्स बोला जाता है। इसके अंदर जो आपके ड्रग्स आएंगी वो हैं थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन्स, कोलिन्स, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी थियोफाइलिनेट एंड डॉक्सोफाइलिन्स। ठीक है, तो इसके अंदर मिथाइल जेंथीन्स के अंदर जो आपकी मेजरली ड्रग्स आती हैं वो है आपकी थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, कोलिन थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन एंड डॉक्सोफिनाइलिन। थर्ड होती है आपके एंटी कोलिनर्जिक, जो कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर के, ठीक है, उसको अपोज करके अपना एक्शन देती है, यानी एंटी कोलिनर्जिक एक्शन ये प्रोड्यूस करती है। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती हैं इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और ट्रायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ठीक है, देन इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ड्रग जो कि हमारी सालब्यूटामोल। तो सालब्यूटामोल की अगर हम बात करें, इट बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ मेडिकेशन विच इज नॉन एज शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। These salbutamol works by stimulating the beta 2 adrenoreceptors in your bronchial muscles। ये जो साल्बुटामोल है ये आपकी शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्टिक क्लास से बिलोंग करती है, यानी कि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके अंदर बीटा 2 रिसेप्टर्स है, उन पर बाइंड होकर के शॉर्टर एक्टर देती है, यानी कि इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो छोटा होता है। ये साल्बुटामोल क्या करती है, इन बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को बाइंड होकर के इनको स्टिमुलेट करके जो ब्रोंकियल मसल्स होती है उनको डायलेट करती है और डायलेट करके जो अस्थमा की कंडीशन है उसको ट्रीट आउट करने में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के अंदर हैं कि साल्ब्यूटामोल स्टिमुलेट द बीटा 2 एड्रेनर्जिक
receptors which are predominant receptor in the bronchial smooth muscles, that is beta 2 receptors are present in the human heart in the contraction between 10 to 50%. The stimulation of these beta 2 receptors lead to the activation of enzyme, that is adenyl cyclase, that forms cyclic AMP, that is adenosine monophosphate, from the ATP, that is adenosine triphosphate. ठीक है, तो ये जो साल्बिटामोल है ये क्या करता है, आपकी बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है और स्टिमुलेट करके जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है, उनके स्पेसिफिकली उनके रिसेप्टर्स पर जाके बाइंड होता है और बाइंड करके इन बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, ये जो बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं ये यहाँ पर आपके हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जो साल्बिटामोल है वो 10 से 50% के बीच के कंसंट्रेशन में दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आपके ह्यूमन हार्ट के अंदर, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं 10 to 50% के कंसंट्रेशन के अंदर। इसके अलावा जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उन पर जो आपके ब्रोंकियल रिसेप्टर्स होते हैं, या हम कहेंगे बीटा 2 एडिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर साल्बिटामोल बाइंड होकर के उनको स्टिमुलेट कर देती है और उनके स्टिमुलेशन की वजह से यहाँ पर जो आपका एंजाइम है एडेनाइल साइक्लेज वो एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होकर के CAMP यानी कि साइक्लिक AMP यहाँ पर फॉर्म करता है, यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पर बनाता है। किससे? ATP से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर AMP के बनने से जो है ब्रोंकियोडायलेटिंग एक्शन देखने को मिलता है। इसकी जो डोज रहती है वो रहती है 2 to 4 mg orally, then 0.25 to 0.5 mg IM or ISC and 100 to 200 μg by the inhalation। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी ड्रग रहती है जब आप इसको ओरल रूट के थ्रू इंसर्ट कराते हैं तो जो डोज रहता है आपका वो रहता है 2 to 4 mg, 2 से 4 मिलीग्राम। ठीक है, जब IM रूट से या SC रूट से इंसर्ट कराते हैं, IM मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से जब इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, तब इसकी डोज का अमाउंट रहता है 0.25 से 0.5 mg और जब सब क्यूटेनियस रूट से इंसर्ट कराते हैं तब यहाँ पर सेम डोज यानी कि 0.25 से 0.5 mg यहाँ पर दिया जाता है और जब इनहेलेशन के थ्रू इनहेल करके के थ्रू दिया जाता है तब यहाँ पर डोज रहता है 100 से 200 माइक्रोग्राम। ठीक है, देन किन कंडीशंस को ये कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट करता है, मतलब किस कंडीशंस में हमको यहाँ पर ये ब्रोंकियोडायलेटर्स नहीं देने हैं। तो फर्स्ट है फीलिंग शेकी, जब पर्सन बहुत ऐसे शेकी शेकी सा फील कर रहा हो। सेकंड, उसको बहुत हेडेक हो रहा हो, सिर दर्द हो रहा हो। थर्ड, मसल क्रैम्प्स यानी कि मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं। फोर्थ, मसल टेंशन, मसल्स में टेंशन इंक्रीज हो रहा है। एंड फिफ्थ इज योर हार्ट बीट इज टू फास्ट एंड टू स्लो और इरेगुलर, दैट इज कार्डियक अरिथमिया। कि अगर आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट है या बहुत स्लो है या इरेगुलर है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर कार्डियक अरिथमिया है, यानी कि हार्ट की रिदम यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, एक प्रॉपर रिदमिसिटी के अंदर काम नहीं हो रहा। तो हार्ट बीट या तो फास्ट है या स्लो है या इरेगुलर है, तो उस कंडीशंस में भी हमको यहाँ पर ब्रोंकियोडायलेटर्स नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर कंडीशंस हैं जिसके अंदर ब्रोंकियोडायलेटर्स को प्रिवेंट करना है। कौन कौन सी? कि पर्सन शेकी फील कर रहा है, हेडेक हो रहा है, मसल क्रैम्प्स है, मसल टेंशन है और हार्ट बीट बहुत इरेगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिकेशंस कि किन कंडीशंस में इनको दिया जाता है, किस कंडीशंस के अंदर ये यूजफुल होती है। ठीक है, तो इसके इंडिकेशंस के अंदर है कि साल्बुटामोल इज इंडिकेटेड फॉर फर्स्ट द सिंपैथेटिक रिलीफ एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म ड्यू टू द ब्रोंकियल अस्थमा, chronic bronchitis, reversible obstructive airway disease and other chronic bronchopulmonary disorders in which the bronchospasm is complicating factor. Second is the acute prophylaxis against the exercise induced bronchospasm and other stimuli which is known to induce bronchospasm. Third is the salbutamol or albuterol is a medication which is used to relax and open up your airways.
Fourth is it is used to relieve the wheezing, coughing, chest tightness and breathlessness. And fifth is salbutamol injection is also used for the management of uncomplicated premature labor between the 22 to 37 weeks of the pregnancy. ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर साल्ब्यूटामोल जो ड्रग है आपके लिए यूजफुल होगी? तो इसके अंदर अगर आपको ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन देखने को मिल रही है तो उस ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशंस के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए उस ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए साल्ब्यूटामोल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म क्यों हुआ है? ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशंस के अंदर क्रोनिक लेवल का ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसकी वजह से रिवर्सिबल कंडीशन का ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज यानी इसके जो एयरवेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गए हैं, उनमें रुकावट आ गई है, प्रॉपरली यहाँ पर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा, तो उस कंडीशंस के अंदर और क्रोनिक लेवल के अंदर यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स में पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं उनके अंदर डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म देखने को मिलता है जो कि एक कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर है। तो उसको रिलीव करने के लिए, उसको प्रिवेंट आउट करने के लिए, उसके सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर साल्ब्यूटामोल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड की यहाँ पर एक्यूट लेवल का, जब हम एक्सरसाइज की वजह से बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है और ब्रोंकोस्पाज्म की अगर कंडीशन है, ठीक है, या अदर स्टिमुलाई की वजह से यहाँ पर ब्रोंकोस्पाज्म जनरेट हो रहा है तो उस कंडीशंस को प्रोफाइलैक्सिस करने के लिए यानी कि उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यहाँ पर साल्ब्यूटामोल दिया जाता है। थर्ड कंडीशन है कि साल्ब्यूटामोल या अल्बुटानोल वो मेडिकेशन है जो आपके एयरवेज को यानी कि एयर पाथवेज को ओपन करके रिलैक्स करके यूज की जाती है। फोर्थ है कि ये क्या करता है, यहाँ पर जो विजिंग है, जैसे सांस हाफ रही है तो विजिंग हो गया, कफिंग हो गई कि कफ जनरेट हो रहा है, या चेस्ट टाइटनेस है या ब्रीथलेसनेस है यानी कि प्रॉपरली ब्रीथिंग नहीं हो पा रही, तो इन कंडीशंस को रिलीव करने के लिए भी साल्ब्यूटामोल दिया जाता है। और लास्ट फिफ्थ कंडीशन है कि साल्ब्यूटामोल इंजेक्शन जो रहता है आपके अनकॉम्प्लिकेटेड प्री मेच्योर लेबर यानी कि अगर लेबर कंडीशन है, ठीक है, प्रेगनेंसी के 22 से 37वें वीक के अंदर, दैट मीन्स 5वें से आपके 8वें महीने के बीच में, ठीक है, जो लास्ट के महीने होते हैं छठे छठे सातवां आठवां, उस महीने के बीच में अगर कॉम्प्लिकेशन हो चुकी है और प्री मेच्योर लेबर होने के चांसेस हैं कि भाई पूरी तरीके से लेबर कंडीशन नहीं आई है लेकिन प्री मेच्योर लेबर है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी साल्ब्यूटामोल इंजेक्शन वहां पर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से साल्ब्यूटामोल ना सिर्फ ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन को ठीक करता है बल्कि ब्रेथलेसनेस, टाइटनेस, कफिंग, विजिंग और प्री मेच्योर लेबर की कंडीशन में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो बात हुई फर्स्ट ब्रोंकोडायलेटर्स की। अब सेकेंड आता है आपके एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होता है, देखो, these expectorants are the drugs that are help in removing the sputum from the respiratory tract either by increasing the fluidity or reducing the viscosity of the sputum or increasing the volume of fluid that have to be expelled from the respiratory tract by the coughing. For an examples, inorganic expectorants are ammonium chloride, potassium iodide, sodium iodide and related substance. These expectorants classifying according to their mechanism of action is sedative type and stimulative type. ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं आपके इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो स्पुटम होता है ना, जो कफ होता है उसको निकालने का काम करती है। ठीक है, कई बार नहीं देखा कफ जम जाता है गले में, तो उस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से स्पुटम को रिमूव करने के लिए जो ड्रग्स या एजेंट्स दिए जाते हैं उनको बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ये कैसे काम करते हैं? ये या तो आपके स्पुटम की विस्कोसिटी को कम करके उसकी फ्लूइडिटी को इंक्रीज कर देते हैं जिसकी वजह से वो इजीली निकल जाता है, या फिर फ्लूइड के वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से कफिंग के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम से वो जो आपके स्पुटम है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, उसको बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल यूज किए जाते हैं इनऑर्गेनिक एक्सपेक्टोरेंट जैसे कि अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl,
ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड दैट इज KI, सोडियम आयोडाइड दैट इज NaI और रिलेटेड सब्सटेंस को यहाँ पर यूज किया जाता है। ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं इनको इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है आपके सेडेटिव टाइप्स और सेकंड होता है स्टिमुलेंट टाइप। सेडेटिव टाइप क्या होता है? सेडेटिव टाइप जो कि सेडेशन भी कोज करेगा और स्टिमुलेशन टाइप जो कि स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है, तो सेडेटिव टाइप के अंदर है कि दीज आर द स्टमक इरिटेंट एक्सपेक्टोरेंट व्हिच आर एबल टू प्रोड्यूस देयर इफेक्ट थ्रू द स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस। फॉर एन एग्जांपल सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स आर इस सेनेगा Indian squal and compounds such as antimony, potassium tartrate, ammonium chloride, sodium citrate and potassium iodide. Second is the stimulant expectorant. These are the expectorants which bring about the stimulation of the secretory cell of the respiratory tract directly or indirectly. The drugs came into this category is eucalyptus, lemon, anise and active constituents of the oil like turbina, hydrates and anethiol. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये वो ड्रग्स होती हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि स्टमक के अंदर इरिटेशन करते हैं। ठीक है, और ये वो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जो स्टमक के अंदर इरिटेशन करके यहाँ पर जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं और उनके स्टिमुलेट होने से यहाँ पर स्टमक में इरिटेशन होती है। बेसिकली सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स जो होते हैं वो आपके यहाँ गैस्ट्रिक रिफ्लक्स को स्टिमुलेट करके, ठीक है, गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आपके ड्रग्स आती हैं वो है इस एपेक, सिनेगा, इंडियन स्क्विल और एंटीमनी, पोटेशियम टार्ट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। सेकेंड होते हैं आपके स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। ये वो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं उनका स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होती हैं जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या करती हैं, जो सिक्रीटरी सेल्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करके सिक्रीशंस को बढ़ा देती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इजीली आपका म्यूकस जो है डाइल्यूट होकर के फ्लूइड फॉर्म में कन्वर्ट होकर के जो है इजीली वहां से रिलीव हो जाता है। इसके अंदर आपके जो ड्रग्स आती हैं वो है यूकेलिप्टस, लेमन, अनीस और ऑयल जैसे कि टर्पिन हाइड्रेट और एनिथियोल। ठीक है, अब ये ड्रग कैसे काम करती है, तो नेक्स्ट है इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हियर द एक्सपेक्टोरेंट रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ द tenacious secretions by irritating the gastric vagal receptors that stimulate the respiratory tract fluid, thus increasing the volume but decreasing the viscosity of the respiratory tract secretions. ठीक है, ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके जो गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स होते हैं उनको इरिटेट करके टेनेसियस सिक्रीशन करते हैं और ये जो सिक्रीशन होती है इस सिक्रीशन की वजह से यहाँ पर जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी को रिड्यूस कर देते हैं, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट रहता है, ठीक है, वो यहाँ पर स्टिमुलेट हो जाता है और यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जो म्यूकस प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीशन से उनकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं कि दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी गैस्ट्रिक वेगल रिसेप्टर्स को इरिटेट करके यहाँ पर टिनेसियस सेक्रेशन करा करके जो विस्कोसिटी है उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको स्टिमुलेट करके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्लूइड है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिक्रीशन से उनकी विस्कोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ पर जो म्यूकस है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, वो फ्लूइडाइज्ड हो जाएगा, तो वो इजीली जो है यहाँ से निकल जाता है, यहाँ से जो जम रहा था वो निकल करके चला जाता है। नेक्स्ट इज इंडिकेशंस और वी कैन सी यूजेस। ठीक है, तो इसके मेजर यूजेस के अंदर फर्स्ट आता है कि एक्सपेक्टोरेंट कैन आल्सो हेल्प टू रिलीव द चेस्ट कॉग्निशन दैट अकर्स बिकॉज ऑफ अ कोल्ड, फ्लू एंड एलर्जीज। Second is that potassium iodide has been used to increase the water content of the secretions and improve the breathing in the people with the conditions such as asthma, chronic bronchitis or emphysema. Third is the expectorant aim is to make the coughing up mucus easier. They do not actually stop the coughing. ठीक है,
कहाँ यूज किए जाते हैं? तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके चेस्ट के अंदर कॉग्निशन करके, यानी कि चेस्ट में कॉग्निशन करके, ठीक है, आपको जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि कोल्ड की सर्दी लग गई है, फ्लू है, या कोई एलर्जी कंडीशन है, तो उसके अंदर चेस्ट को ऐसे कॉग्नेट करके, देखिए उसका कॉन्जेक्शन करा करके उसको टाइट करते हैं, चेस्ट टाइटनेस को रिलीव करते हैं, ठीक है। तो जैसे कोल्ड की कंडीशन में, फ्लू की कंडीशन में, या एलर्जी की कंडीशन में जो आपके चेस्ट है उसके अंदर जो टाइटनेस है उसको ये रिलीव करते हैं। सेकेंड, इसके अंदर दिया जाता है पोटेशियम आयोडाइड, जो यहाँ पर क्या करता है, आपके जैसे अस्थमा की कंडीशन है, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, या एम्फाइसीमा की कंडीशन है, तो उसके अंदर जो लोग जो है उनकी ब्रीथिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर जो सिक्रीशन है उसके अंदर वाटर कंटेंट को ये इंक्रीज कर देता है। थर्ड, क्या करता है कि एक्सपेक्टोरेंट जो है वो कफिंग को और ज्यादा आसान बनाते हैं, जो कि फर्दर कफिंग को यहाँ पर स्टॉप नहीं करते हैं। ये कफिंग को यहाँ पर स्टॉप नहीं करते, कफिंग होती रहती है लेकिन कफिंग का जो म्यूकस है उसको इजियर बना देते हैं, कि वो बनता तो है लेकिन इजीली एलिमिनेट भी होता जाता है, इजीली निकलता भी जाता है, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट दो तरीके से काम करेंगे। एक तो क्या करते हैं, ये म्यूकस को फ्लूटाइज कर देते हैं। दूसरा, ये क्या करते हैं कि जो आपकी म्यूकस है, ठीक है, तो उसको जो है ओरली जो है यहाँ से बाहर निकलवाते हैं, ठीक है, कि स्पूटम की विस्कोसिटी जो रहती है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू, कफिंग के थ्रू बाहर निकलवाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों मैकेनिज्म के थ्रू अल्टीमेटली यहाँ से जो ब्रोंकियल सिक्रीशन है वहां पर म्यूकस को एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर आता है फर्स्ट, सीवियर हेडेक, सेकेंड कंफ्यूजन, थर्ड एक्सेसिव सलाइवेशन, fourth, fatigue, fifth, irregular heartbeat, sixth, numbness, tingling, pain, weakness in the hands and feet, and last seventh is the gastrointestinal effects such as the acid reflux, diarrhea, nausea, vomiting and stomach pain, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमें एक्सपेक्टोरेंट नहीं देने हैं? पहली कंडीशन है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है तो नहीं देना, उसको कंफ्यूजन हो रहा है तो नहीं देना, ठीक है, बहुत ज्यादा सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा सलाइवा सिक्रीट कर रहा है तो उस कंडीशन में नहीं देना। फटीक, अगर वो बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करना है तो नहीं देना। अगर उसकी हार्ट बीट प्रॉपरली नहीं है, इरेगुलर है तो नहीं देना। अगर उसके हाथ पैर जो है वो ठंडे पड़ गए हैं, नमनेस जो उसके अंदर टिंगलिंग मूवमेंट है कमजोर पड़ गए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में नहीं देना है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इफेक्ट्स जैसे कि एसिड रिफ्लेक्स, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग और स्टमक पेन की कंडीशन में नहीं देना। कि अगर जीआई इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जैसे स्टमक अपसेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा एसिड्स रिलीज हो रहा है, नोजिया की कंडीशन है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, या पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपको एक्सपेक्टोरेंट वहां पर नहीं देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, एंटी ट्रूसिव एजेंट्स। एंटी मतलब अपोजिट, ट्रूसिव मतलब कि खांसी के, यानी कि ये वो एजेंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर काम करके जो है। नेक्स्ट है एंटी ट्रूसिव। एंटी का मतलब होता है अपोजिट और ट्रूसिव का मतलब होता है कफ, ठीक है। तो ये जो है खांसी वाली जो कंडीशन होती है, कफ वाली जो कंडीशन होती है, उसके अपोजिट एक्शन करके कफ को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। सो एंटी ट्रूसिव क्या है? एंटी ट्रूसिव आर द एजेंट विच फंक्शन अगेंस्ट द कफ। So what is cough? Cough is an essential protective reflex response to the irritating stimuli in the respiratory tract. It involves the sudden, which is usually involuntary, expulsion of the air from the lungs. This cough can prevent the foreign bodies from entering into the lungs and aid the removal of mucus and irritant from the lungs. It is further classified into different categories such as first is opioid, in which example are codeine, ethyl morphine and phalcodines. Second is non-opioids, in which the drug are noscapine, dextromethorphan and chlorpheniramine. Third is the antihistaminic, in which the drug is chlorampheniramine, diphenhydramine and promethazine. Fourth is the peripherally acting, in which the drug are phenoxydiazine, and fifth is the adjuvant antitussive or bronchodilator, in which the drug is salbutamol and terbutamol, ठीक है। तो एंटीट्रूसिव्स के अंदर अगर हम बात करें तो कफ क्या है? कफ एक असेंशियल प्रोटेक्टिव
रिफ्लक्स है, यानी कि जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई इरिटेशन होती है तो उस इरिटेशन के स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स यहाँ पर जनरेट होता है, उसको बोलते हैं कफ। तो इसके अंदर क्या होता है, लंग्स से जो रहता है आपके एयरवेज के अंदर एक्सपर्शन होता है, ठीक है, जो कि इनवॉलेंट्री होता है, यानी अपने आप ही यहाँ पर लंग्स से जो रहती है वो एयर बाहर निकलने लगती है इनवॉलेंट्रीली, ठीक है। और ये जो कफिंग है ये क्या करती है, लंग्स के अंदर जो भी फॉरेन बॉडीज होती है, फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, उनको एंटर करने से रोकती है, और लंग्स के थ्रू जो म्यूकस है, जो इरिटेंट्स है, उनको रिमूव आउट करती है, उनको बाहर निकालती है, ठीक है। तो कफ वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो भी फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन पार्टिकल्स है, उनको कफिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इन एंटीट्रूसिव्स को मेजरली 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर फर्स्ट आते हैं आपके ओपियोइड्स। ओपियोइड्स जिनके अंदर जो कि ओपियम से ऑब्टेन किए गए हैं, इसके अंदर ड्रग्स आती हैं सच एज कोडीन, इथाइल मॉर्फिन एंड फलकोडीन। सेकेंड होते हैं आपके नॉन ओपियोइड्स, जो कि ओपियोइड्स नहीं हैं, इसके अंदर ड्रग आती है नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फिन एंड क्लोरफेनाडाइनोल। थर्ड है एंटी हिस्टामिनिक्स, जो कि हिस्टामिनिक के अपोजिट एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, इसके अंदर आपकी ड्रग आती है क्लोरनफेनारामीन, डाइफेनहाइड्रामीन एंड प्रोमिथाजीन। फोर्थ होते हैं आपके पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग्स, जिसके अंदर ड्रग आती है आपके प्री प्रीन ऑक्साडाइजीन। एंड फिफ्थ होती है आपके एडजुएंट्स एंटीट्रूसिव्स, या जिसको ब्रोंकियो डायलेटर से बोलते हैं, जो ब्रोंकियोस को डायलेट करने का काम करती हैं, इसके अंदर ड्रग्स आती हैं साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालीन, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके यहाँ पर क्लास आएगी दैट इज म्यूकोलाइटिक्स। नाम से समझ में आ रहा है, म्यूकोलाइटिक्स मतलब कि वो एजेंट जो कि क्या करेंगे, म्यूकस को लाइसिस करेंगे, यानी कि म्यूकस को ब्रेक डाउन करेंगे, म्यूकस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। सो दीज आर द एजेंट दैट रिड्यूसेस द विस्कोसिटी और लिक्विफिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट secretions without increasing their amount. These mucolytics are the drugs which is used to manage the mucus hypersecretions, and it's a sequelae like recurrent infections in the patients of COPD, cystic fibrosis and bronchitis. They belongs to a group of agent which is called mucoactive agents, ठीक है। तो ये वो एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो रहता है उसके अंदर जो सिक्रीशंस यहाँ पर रिलीज हो रहे होते हैं, उनकी विस्कोसिटी को कम करके उनका लिक्विफिकेशन करते हैं, और उनके अमाउंट में कोई इंक्रीज नहीं करते, मतलब उसके अमाउंट के साथ कुछ चेंज नहीं करते, उसका अमाउंट वहां पर कोई इंक्रीज नहीं होता, लेकिन सिर्फ विस्कोसिटी कम हो जाती है, और वो जो सब्सटेंस है, वो जो म्यूकस है, वो लिक्विफाई हो जाता है। तो इस तरीके से म्यूकोलाइटिक्स वो ड्रग्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर म्यूकस के हाइपर सिक्रीशन को मैनेज करते हैं, कि म्यूकस कितना ज्यादा यहाँ पर सिक्रीट हो रहा है उसको मैनेज करते हैं, और इसके सिक्विलिन जैसे जो रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की जो कंडीशन है, सिस्टिक फाइब्रोसिस की कंडीशन है, और ब्रोंकाइटिस की जो कंडीशन है, इसके अंदर जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो म्यूकस का ओवर सिक्रीशन होता है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो ड्रग्स दी जाती है उनको बोलते हैं म्यूकोलाइटिक्स, और जो ड्रग्स या एजेंट इस क्लास से बिलोंग करते हैं उनको बोलते हैं म्यूको एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज म्यूकोलाइटिक्स. So first is the bromohexane, second is the ambroxol, which is a metabolite of bromohexane and less gastric irritant, and third is the acetylcysteine. It could be given orally or by the inhalation, ठीक है। तो सेकंड यहाँ पर नेक्स्ट है कि म्यूकोलाइटिक्स को 3 मेजर क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है ब्रोमोहेक्सीन, सेकेंड होती है एम्ब्रोक्सोल, जो कि यहाँ पर ब्रोमोहेक्सीन का मेटाबोलाइट होता है और बहुत कम अमाउंट में गैस्ट्रिक इरिटेशन प्रोड्यूस करती है। थर्ड होता है आपकी एसिटाइलसिस्टीन, जिसे ओरल रूट के थ्रू या इनहेलेशनल रूट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो ड्रग है ये किस तरीके से फार्माकोलॉजिकल एक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, सो इट रिड्यूसेस द विस्कोसिटी ऑफ द ब्रोंकियल सिक्रीशंस बाय फ्रेगमेंटिंग इट्स glycoprotein, so mucus become less viscous and easily to expel. It is indications or uses are that respiratory disease such as bronchitis, second post operative and post traumatic pulmonary complications, and third is the chronic sinusitis, ठीक है।
तो इस तरीके से ये जो ड्रग है ये कैसे अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, ये जो आपके म्यूकोलाइटिक्स होती हैं ये क्या करते हैं, आपके ब्रोंकियल सिक्रीशंस की विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं। कैसे कि ये क्या करते हैं, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं उनका फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ब्रोंकियल सिक्रीशंस जो रहते हैं उनकी विस्कोसिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है और आपका जो म्यूकस है वो कम विस्कस हो जाता है और इजीली एक्सपेलेबल हो जाता है, जिसको इजीली एक्सपेल आउट किया जा सकता है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर म्यूकस लेस विस्कस हो जाता है, उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है और विस्कोसिटी रिड्यूस होकर के वो इजीली एक्सपेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे कि ब्रोंकाइटिस की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव जो सिनेरियोज होते हैं ऑपरेशन के बाद में और ट्रोमास के बाद में जो पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। और क्रोनिक साइनसाइटिस यानी कि जो साइनस होता है उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं तो उस साइनस इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए भी यहाँ पर म्यूकोलाइटिक्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कौन सी कंडीशंस में नहीं देने हैं। तो फर्स्ट है फीवर, सेकंड इज रनी नोज, third is the throat infection, fourth is the drowsiness, fifth is the nausea, sixth is the vomiting, seventh is the diarrhea and eighth is the headache। ठीक है, तो अगर पेशेंट को फीवर है, बुखार आ रहा है, उसकी नाक बह रही है, उसके गले में गला जो है उसका सोर है यानी कि सूखा सूखा सा गला हो रहा है, ड्राउजीनेस है, अजीब सी बेचैनी है, ठीक है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, या पर्सन पेशेंट जो है वो कंटिन्यूसली वॉमिटिंग कर रहा है, ओवर बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है उसको, या उसके सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये वो कंडीशंस हैं जिसके अंदर जो है हम म्यूकोलाइटिक्स नहीं देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, जिसके अंदर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करने वाली ड्रग्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। इसके अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया ब्रोंकोडायलेटर्स को, जो ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अंदर हमने डिस्कस करी ड्रग साल्ब्यूटामोल। देन हमने बात करी सेकेंड एक्सपेक्टोरेंट्स की। ठीक है, जो यहाँ पर दो दो टाइप के होते हैं, सेडेटिव और स्टिमुलेट, और ये क्या करते हैं विस्कोसिटी को रिड्यूस करके जो ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशंस होती है उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, थर्ड हमने डिस्कस किया एंटी ट्रूसिव एजेंट जो कि कफिंग को यहाँ पर ट्रीट करते हैं। इसको मेजर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। देन लास्ट हमने डिस्कस किया म्यूकोलाइटिक्स जो कि म्यूकस की विस्कोसिटी को रिड्यूस करके एक्शन देते हैं। इसके अंदर आपके ड्रग्स आती है ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और एसिटाइल सिस्टीन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।